जो कदम उठाए और 2013-14 के बाद देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आई, तो पिछले दशक में भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कई वर्षों से जो अपेक्षित था, हम लोग ये डिमांड करते थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन लोग चर्चा तो करते थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नई शिक्षा नीति क्या होगी, ये अगर किसी ने इस देश के अंदर व्यवहारिक तौर पर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ नई शिक्षा नीति को देश के अंदर वो लेके आए, जो सरकार की शिक्षा को समावेशी, सुलभ और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ जो प्रेरित है, ऐसा इस शिक्षा नीति के माध्यम से बदलाव आज देश के अंदर आया। इस बदलाव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा मार्गदर्शित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा के तंत्र को विशेष तौर पर सुधारने के साथ और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। यह नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव करना था, जो छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दे सके और देश के शिक्षा स्तर को सुधार सके। पिछले एक दशक में भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य ने गहन परिवर्तन का अनुभव किया है, जो शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं का सिद्धांत जो रखा गया, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठते थे और देश के अंदर इस पर चर्चा भी बहुत होती थी कि मातृभाषा में शिक्षा, इसकी मूल रूप से जो जरूरत थी, इस शिक्षा नीति के माध्यम से ये अवसर देश के प्रत्येक कोने में उन सब लोगों को देने का काम इस शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ है। उनकी मातृभाषा में हिंदी और अंग्रेजी में से 3 भाषाओं का अध्ययन करने का अवसर आज शिक्षा नीति के माध्यम से व्यवहारिक रूप से दिया है। यह नीति शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को मजबूत करने और शिक्षकों के निरंतर पेशेवर विकास पर जोर देती है। टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भी इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमने बेहतर प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुए हैं और साथ ही समय के अनुकूल आज की आवश्यकता के अनुरूप दुनिया को हम कॉम्पीट कैसे करेंगे, तो इस दिशा में भी तकनीकी और डिजिटल नवाचारों का उपयोग करना इस शिक्षा नीति के माध्यम से बेहतर प्रयास हमारी सरकार ने किया है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना है, ताकि विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और उन्हें ज्ञान मिल सके, जिससे बेहतर अवसरों के लिए वो तैयार हो सके। इसलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प, यानी विश्वविद्यालयों के छात्रों को कई विकल्पों का अवसर मिलेगा। जैसे को 1 साल के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद 2 साल के बाद उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स उन्हें मिल सकता है और 3 साल में उन्हें डिग्री प्राप्त होगी। इस प्रकार से मल्टीपल छात्रों को उनकी एंट्री और एग्जिट विकल्प, इस दिशा में बेहतर प्रयास इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सुनिश्चित किया है कि गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, ये भी व्यवस्था नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हुई, इसका बेहतर प्रयास इस माध्यम से हुआ है। बेटियों के लिए
हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए अलग प्रकार से योजनाएं ला करके यहां तक कि थर्ड जेंडर्स के लिए भी किस प्रकार से अलग से व्यवस्था हो, ट्रांसजेंडर के लिए, लड़कियों के लिए, विकलांग हमारे दिव्यांग छात्रों के लिए भी योजनाएं और सहायता प्रदान करने का प्रावधान इसके अंतर्गत जो हुआ, ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। शैक्षणिक वर्ष 2014 और 2024-25, 22-23 में, 2013-14 और 2022-23 में हायर एजुकेशन इंडेक्स के अंदर अगर हम देखते हैं, कुल संख्या 13.8 से बढ़कर 58,643 जो हुई, और विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो 13.8% बढ़े, जिनकी संख्या मैंने आपको बताया कि 58,643 हुई, तो विश्वविद्यालयों की संख्या 59.6% बढ़कर 760 से 1,213 हुई। यानी इस दिशा में एक सार्थक प्रयास सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उठाए, जो विश्व स्तरीय संस्थानों के निर्माण के लिए भी भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो परिवर्तन की यात्रा है, इस यात्रा में 1986 के पिछले नीति के 34 वर्षों के अंतराल के बाद ये प्रयास देश के अंदर हुआ। यह नीति 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जब स्वीकृत हुई, और उसके बाद एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया के बाद देश के अंदर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों, 6,076 जिलों से लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त करने के बाद यह प्रक्रिया 2015 से शुरू हुई थी, और अत्यधिक सहयोगात्मक, समावेशी और पार्टिसिपेटरी भागीदारी के आधार पर ये प्रयास देश के अंदर हुए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि 21वीं सदी का ये दस्तावेज है जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का जो लक्ष्य रखता है। नीति का उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित समाज बनाना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस संकल्प को दोहराया है कि भारत को एक ज्ञान आधारित समाज बनाने की इस माध्यम से शुरुआत देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। पहली बार इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है, जिसमें खेल आधारित शिक्षा को भी प्रमुखता दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने शिक्षा नीति के माध्यम से उठाया है। पैराडाइम शिफ्ट की नए 5+3+3+4 यानी 15 वर्ष के इस शैक्षणिक संरचना में जो 10+2 12 वर्ष प्रणाली को संशोधित किया गया, जो अब प्री स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक 15 वर्षों को कवर करता है, जिसमें बुनियादी, तैयारी, मध्य और माध्यमिक चरण शामिल है। तो इस दिशा में भी पैराडाइम शिफ्ट करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो एनसीईआरटी द्वारा नए और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का जो निर्माण किया है, यह शिक्षा प्रणाली को बदलते समय के साथ अनुकूल करने और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान करेगा। समग्र विकास के लिए शैक्षिक प्रणाली में बहुविषयक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कला, विज्ञान, मानविकी, समाज शास्त्र और खेल शामिल है। और इसी प्रकार से आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुभाषावाद और मातृभाषा आधारित शिक्षा यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षा को महत्व को स्वीकार किया गया है। न्यूनतम कक्षा 5 तक और प्राथमिक कक्षा 8 और उससे आगे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगा। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कि कौशल शिक्षा के बारे में भी इसमें पूरा समायोजन करने का जो प्रयास किया है। अगर हम देखते हैं कि
फैकल्टी का विस्तार यानी 2022-23 में उच्च शिक्षा संस्थानों में कुल फैकल्टी की संख्या में 12.9% की वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है जो 16.14 लाख तक पहुंची है। उल्लेखनीय रूप से महिला फैकल्टीज की संख्या में 29.1% की वृद्धि करना, यह भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वृद्धि इसके अंतर्गत जो हुई है, यह महत्वपूर्ण है जो अधिक समावेशी शैक्षणिक कार्यबल को रेखांकित करता है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 30.5% बढ़कर शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से 14-15 में जो 3.42 करोड़ था वो 2022-23 में 4.46 करोड़ हुआ है। महिला नामांकन में 38.4% की वृद्धि होना जो 1.57 करोड़ से बढ़कर के 2.18 लाख करोड़ जो हुआ है, जिससे उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता में वृद्धि हुई है। यह भी एक बड़ा टास्क जो हमारी महिलाओं को, बेटियों को आगे लाने का जो प्रयास है, इस माध्यम से आज ये प्रदर्शित हो रहा है। सकल नामांकन अनुपात में भी जो बड़े पैमाने पर आज वृद्धि हुई है, जीआर के अंदर 2014-15 में जो 23.7% से बढ़कर 22-23 में 29.5% जो हुआ, जो वैश्विक औसत से भी अधिक है। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में महिला जीआर 30.2% तक पहुंच गई, जो पुरुष जीआर से भी आगे निकला है। खास तौर पर जो मैंने उल्लेख किया था बीच में कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो हमारे छात्र हैं, उनके बारे में जो प्रावधान इस शिक्षा व्यवस्था में किया, आज उसमें नामांकन में 50.1% की वृद्धि होकर के 46.7 लाख से 29.13 लाख हुआ है, जिससे एससी महिला नामांकन में 61%, अनुसूचित जनजाति में नामांकन में 75% बढ़ा है और इसी प्रकार से महिला नामांकन में 96.3% की असाधारण वृद्धि हुई है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में नामांकन 54.6% से बढ़कर 1.74 करोड़ जो हो गया, जिसमें महिला नामांकन 62.9%। आज देश के अंदर हमारे सभी वर्गों को समानता के साथ उस सूत्र में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में भी जो विशेष प्रयास शिक्षा नीति के माध्यम से जो हुए, आज उनमें भी हम नामांकन देखते हैं तो 36.3% बढ़कर 9.36 लाख से 12.76 लाख जो हुआ, ये पूर्वांचल के क्षेत्र में भी और महिलाओं में भी लगभग 43% की वृद्धि होना, ये उस क्षेत्र के विकास के लिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक बेहतर प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हुआ है। गुणवत्ता के मामले में भी इस शिक्षा नीति में जो व्यवस्था बनाने का काम सरकार ने किया, तो आज हम ये कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 57.1% बढ़ी है। 2015 में 6,241 से आज 2024 में 9,807 हुई है। इसी प्रकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं विश्वविद्यालयों के बारे में और इन पर जो प्रश्न खड़े होते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन मापदंडों के साथ जो मान्यता और गुणवत्ता को लेकर के किए गए, आज भारत के अंदर 2 गुनी से अधिक विश्वविद्यालयों में यानी 2025 से बढ़कर 497 जो हुई, 120% की वृद्धि विश्वविद्यालयों की मान्यता और गुणवत्ता के अंदर आज हम उस दिशा में आगे बढ़े। इसी प्रकार से एशिया रैंकिंग में भी 163 भारतीय उच्च संस्थानों को स्थान मिला है और इस दिशा में आज मैं कहूं कि कई प्रकार के उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में जो अगर हम इसको लेते हैं कि उच्च शिक्षा में 78% की वित्त पोषण की जो वृद्धि हुई है, जो 2013-14 में 26,750 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 42,300 करोड़ जो हुआ है, इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में
बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए 42,300 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और स्कूल एजुकेशन में भी अगर मैं कहूं कि शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए जो बजट 2024 के लिए 24-25 के लिए 73,498 करोड़ का जो प्रावधान किया गया, ये आज तक के इतिहास का सर्वाधिक बजट है, जो 2013-14 से 19.5% की वृद्धि सरकार ने इस दिशा में की है। इसलिए एक नहीं, कई प्रकार के क्षेत्रों में, चाहे भारतीय भाषाओं में शिक्षण और सीखने की बात हो या डिजिटल पहल सरकार ने की है, इसलिए विद्या समीक्षा केंद्र, टीवी चैनल्स, अलग अलग प्रकार से ई लर्निंग, जो पूरे देश के अंदर सरकार ने प्रावधान करके जो प्रयास किए हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किए हैं, उस दिशा में मैंने आपके सामने इन सारे मुद्दों को रखने का प्रयास किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के बड़े बदलाव आज तक के उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हुए हैं, उन सारी बातों की चर्चा और कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चाहिए, उस दिशा में भी सरकार ने अपने महत्वपूर्ण प्रयास कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में कि एनडीए का पुनर्गठन भी जब आगामी समय में फिर करने का प्रयास जो होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार निकट भविष्य में कंप्यूटर अनुकूली परीक्षण और प्रौद्योगिकी संचालित प्रवेश परीक्षाओं पर ही विचार कर रही है। इस दिशा में भी तैयारी इसको लेकर के आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में इन बातों का भी उल्लेख अपने वक्तव्य में कहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस दिशा में जो देश के अंदर नई शिक्षा नीति को लागू करके इन 10 वर्षों के अंदर जो एक व्यवहारिक परिवर्तन जो देश की शिक्षा नीति में आज हुए हैं और आज इस दिशा में एक नया कदम सरकार ने जो उठाए, उनका मैंने आप सब बीच रखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जो प्रश्नों संवाद की उत्कृष्टता के लिए मैं कृपया अपना नाम और संस्थान के साथ आपका जो प्रश्नों कृपया रखिए। मैं प्रणव प्रखर हूँ विजन टीवी से। ये ओपोजिशन हमेशा ये आक्षेप लगाती है कि नौकरी नहीं मिल रहा। क्या आपको लगता है कि नो डाउट एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, क्या ये फलीभूत होगा और कितने नौकरी मिल पाएगी? नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो मैंने आपको उल्लेख भी किया कि स्किल और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है कि ऐसे लोगों को तैयार करना जो भारत का युवा है, भारत की जो नई जनरेशन है, वो स्किल्ड होकर के दुनिया में आज जा भी रही है और उस दिशा में उसकी और तैयारी है। सरकारी नौकरी मिलना और लोग रोजगार के प्रति तैयार होना, ये दोनों चीजों में मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने बेहतर प्रयास इस दिशा में किए हैं और इस दिशा में और कदम भी बढ़ रहे हैं और लोग इस दिशा में तैयार भी भारत के अंदर बड़ी संख्या में नौजवान आज हो रहे हैं। तो मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। आपने एनईपी का जिक्र किया, लेकिन जो डेटा आपने दिया वो 10 साल का आपने कंपेयर किया, 2013-14 और 22-23। अगर आप एनईपी लागू होने के बाद क्या क्या बदला है और क्या क्या सुधार हुआ है, उसका कुछ डेटा दीजिए। नहीं, ये मैंने जो आपको दिया है एनईपी लागू होने के बाद 2013-14 में क्या था और आज 2022